चलो जी। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज आपका एक नया जर्नी स्टार्ट करने के लिए आप क्लास में आ गए हो, है ना। एक नए फ्यूचर को देख रहे हो आप अपनी लाइफ के। एक नया एम लेके आए हो कि सीए बनना है ना। शानदार शानदार एम चूज़ किया आपने। और मैं कहूँगा कि मजबूत लोग ही ये एम देख सकते हैं। मजबूत लोग ही ये गोल डिसाइड करते हैं। जो डर जाते हैं ना वो तो सोचते हैं यार ठीक है बीकॉम कर लेंगे, बात खत्म। तो आपने अगर सोचा है, पहली बात तो आपको आपकी सोच को सलाम है, ठीक है। और अगर आपने सोचा है तो उस सोच को हम यहाँ पे पूरा करेंगे। पूरी जी जान लगाएंगे, क्योंकि मैंने तो सीए बनने के बाद में काम ही यही करा है। सही बता रहा हूँ। मेरा तो काम ही यही है, पढ़ाना। मुझे और कुछ नहीं आता। तो हमने तो किया ही यही है पिछले 7 साल 8 साल से। और सीए बनने के पहले पढ़ाने लग गया था, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा बेसिक। तो सीए बनने के पहले पढ़ाने लग गया तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता है। और जब सीए फाउंडेशन नया नया आया था ना 2018 में, मैं तब से पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले सीपीटी थी जो हमने दिया था। पता है क्या आपको? पहले सीपीटी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट चलता था, 200 नंबर का आता था, उसमें 100 नंबर आने होते थे। और सीपीटी आप पास कर लेते थे। ठीक है, जो आज हो गया है सीए फाउंडेशन, अब कितने नंबर का आता है? 400, 400 मार्क्स का आता है। कितने पेपर्स में? अभी पेपर्स कितने हैं? देर आर 4 पेपर्स, ठीक है। इसमें से दो तो रिटर्न है और दो सब्जेक्टिव, यानी कि एमसीक्यू है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे चलता है, दो सब्जेक्टिव है, दो ऑब्जेक्टिव है, दो रिटर्न है और दो एमसीक्यू चलता है। पहले पता है क्या था? सारे ऑब्जेक्टिव थे हमारे टाइम पे। तो जय माता दी लगाया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, वो पास हो जाते थे बच्चे। से बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब इतना हार्ड नहीं होता था भाई साहब सीपीटी वॉज कि यार। मतलब ये मान लो कि हमारी क्लास में कॉमर्स के अंदर उस समय 80 बच्चे होंगे, है ना, स्कूल में। तो 80 में से 60 बच्चों ने सीपीटी दिया था। इतना टर्नआउट रेशियो था। मतलब हर बच्चा 12th के बाद, जैसे अभी सीयूईटी कर रहे हैं ना, किसी सीयूईटी कर लेते हैं, चलो देना ही है वो तो दे के देख लेते हैं क्या है। वैसे हर बच्चा सीयूईटी करता था पहले। अब आज कुछ गेम अलग है, ठीक है, क्योंकि आज बच्चा सोच समझ के आता है। जो इंस्टीट्यूट का उठाया हुआ एक बहुत ही शानदार स्टेप है, मैं कहूँगा। पता है क्या था पहले? पहले ये था कि सीपीटी वॉज वेरी वेरी इजी। मतलब आप ये मान के चलो कि अगर 100 बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं ना, तो 50 बच्चे सीपीटी को क्रैक कर जाते थे, ऑल ओवर इंडिया। और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहाँ से ज़्यादा सीए बनते हैं, वहाँ पे तो आप अगर रेशियो मानोगे तो 60 70 80% रेशियो आता था पास परसेंटेज। मतलब रीजन वाइज बता रहा हूँ मैं आपको। और ओवरऑल एवरेज वाइज 45% 50% रेशियो आता था पास परसेंटेज। आज की तारीख में क्या है ना, पास परसेंटेज इन्होंने कम कर दिया है। जो कि सही भी है, बताऊँ क्यों? पहले सीपीटी में बच्चा पास हो गया, उसको लगा हलवा है, मेरे जैसे बच्चे को। फिर जब मैं इंटर में गया, तब पता लगा अरे भाई ये क्या है। क्योंकि वहां तो हमने कुछ लिखा ही नहीं। पहली बार लॉ लिखने के लिखा भाई, इंटरमीडिएट में आई लॉ लिखा, पास ही नहीं हुआ। फिर पता लगा अच्छा ये बीएस नहीं है, इसमें लिखने की स्किल आनी चाहिए। ठीक है। फिर अगला अटेम्प्ट दिया, फिर जाके पास हुआ लॉ में। फिर समझ में आया इसमें पढ़ते कैसे हैं। जो अपन को लगता है कि 90% मेरे मार्क्स हैं सीबीएसई बोर्ड्स में, तो वो वाला ईगो छोड़ना पड़ेगा। अगर अपन ईगो कैरी ऑन करके आ गया ना, मैं तो स्कूल टॉप करके आया हूँ, मैं तो 95% वाला बच्चा हूँ, मैं तो 100 वाला बच्चा हूँ, तो वहाँ की ईगो की 12 बजा देता है ये पेपर। तो इन्होंने क्या किया, पहले एंट्री बहुत इजी थी, एग्जिट बहुत हार्ड था। इन्होंने क्या कर दिया, अब एंट्री को अच्छा कर दिया कि जिससे बच्चा जो भी रहने वाला है ना, मतलब जिसको बच्चे को लगता है ना कि भैया मेरे से मेहनत नहीं होगी, तो तू यहीं चला जा भाई साइड में। मैं ये नहीं कहूँगा हार्ड है, क्योंकि हार्ड तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। हार्ड तो कुछ भी नहीं होता दुनिया के अंदर। ठीक है। बच्चे सीए बनते भी हैं, सीए में रैंक भी लाते हैं। बच्चे आईएएस भी बनते हैं, आईएएस के अंदर भी टॉप 10 रैंक के अंदर आते हैं। कलेक्टर भी बनते हैं, टॉप जिला भी संभालते हैं। पैसे वाले ही बनते हैं, स्टार्टअप करके 8 8 हज़ार करोड़ की कंपनियां बना देते हैं। तो हार्ड तो कुछ भी नहीं है सर। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपकी हार्ड की परिभाषा क्या है, वो एक अलग बात है। किसी को हार्ड 80% लग सकता है, किसी को हार्ड 90, किसी को हार्ड 100, किसी को हार्ड 100 भी नहीं लगेगा। तो वो डिपेंड करता है आपका माइंड सेट कैसा है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब जो सीए फाउंडेशन का पैटर्न है मेरे हिसाब से, और आप सब बच्चों की भलाई के हिसाब से, इन्होंने बहुत अच्छा पैटर्न चूज किया है। रीजन बीइंग कि बच्चे को अगर तैयार करना है ना, तो यहीं कर दो तैयार। सीए फाउंडेशन में उसको सिखा दो कि लैंग्वेज पेपर को अटेम्प्ट और लिखते कैसे हैं। थ्योरी पेपर को 3 घंटे के पेपर के अंदर 3.5 4 घंटे का पेपर अगर आएगा तो मैनेज कैसे करते हैं, उसको यहीं सिखा दो। सीबीएसई बोर्ड की तरह नहीं है ये, आरबीएसई बोर्ड की तरह नहीं है ये, जहाँ पे 50 60 40% पेपर थ्योरी आ रहा है अकाउंट्स के अंदर। आरबीएसई बोर्ड में थ्योरी चलता है कि नहीं है? 40 30% थ्योरी चलता है। सीबीएसई बोर्ड में 10 15% थ्योरी चलता होगा, एमसीक्यू आता होगा अकाउंट्स के अंदर। यहाँ अकाउंट्स में एमसीक्यू नहीं आता, सीए फाउंडेशन लेवल पे तो पूरा यहाँ पे रिटर्न आएगा। और दूसरी बात ये, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आरबीएसई बोर्ड हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी बोर्ड्स,
3 घंटे का पेपर 2 सवा 2 ढाई घंटे में आप कर सकते हो। किस किसने अभी वाला सीबीएसई का पेपर टाइम से पहले आराम से खत्म किया था, या आरबीएसई वाला टाइम से पहले खत्म आराम से किया था? आरबीएसई वाला सीबीएसई वाला टाइम से पहले खत्म करा था आपने? श्योर? खत्म हो गया था ना? यहाँ पे नहीं होगा। पेपर इजी आएगा, आपको क्वेश्चन आते रहेंगे, आपको लगेगा मेरे को आता ही है, मैं कर दूंगा इसको, मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन करके गया हूं, मैं सर ने पढ़ाया था मेरे को। बट स्पीड बढ़ानी पड़ेगी स्टार्टिंग से। इसको बोल सकते हो आप हार्ड है, और कुछ हार्ड नहीं है। अब मैं बताऊं मेरे जैसे बच्चे की स्थिति क्या थी, मैं बताता हूँ आपको। मेरी स्पीड पुअर थी, मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैं अपनी कमी बता रहा हूँ साफ साफ। फिर भी मैं सीए बन गया। मैंने क्या करा था बताता हूँ। पेपर आता है 120 मार्क्स का, ठीक है, 20 छोड़ना होता है। मैं 20 और छोड़ देता था, कितना बचा? मैं 80 का ढंग से कर देता था भाई साहब। अब मेरी स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि मुझे पता है मैं 100 का लिख ही नहीं पाऊंगा। मैं नहीं कह रहा आप ऐसा करना, मैं तो बता रहा हूँ मैंने क्या किया था, दुख पाके भी, फिर भी निकल गया। 80 का सही लिखता था तो मेरे 80 में से 70 71 भी आए हुए थ्योरी थ्योरी मार्क्स के अंदर, थ्योरी पेपर के अंदर। सोचो, लॉ जैसी पेपर के अंदर, ऑडिट जैसे पेपर के अंदर, ITSM चलती थी हमारे पेपर, सब्जेक्ट चलता था सब थ्योरी का, इसका बोलते थे उसको। 80 मार्क्स से लिख के आया, 71 स्कोर था हमारा, सोचो आप। और बच्चा 100 लिख के आ रहा है, 40 नहीं आ रहे, तो मतलब क्या? तो यहाँ पे सर एक्यूरेसी चलती है। क्या चलती है यहाँ पे? एक्यूरेसी। मैं आपका माइंडसेट बनाना चाहता हूँ एकदम स्ट्रांग, एकदम वॉरियर की तरह आपका माइंडसेट रखो। आप एक्यूरेट बात लिख के आओगे ना, आपको ऐसे नंबर देगा। BS की तरह गोलमोल लिखोगे ना, ये सीबीएसई बोर्ड नहीं है। वहां पे क्या ब्लैक पॉइंट आपने सही चेप दिया, अंदर मन से बना दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ब्लैक पॉइंट भी लिखो सेम, अंदर भी सेम लिखो, नंबर मिलेगा। सिंपल है। हाँ, लॉ में एक अलग बात है कि केस स्टडी दे दी तो वहां पे तो मुझे सब्जेक्टिव के आंसर देना ही पड़ेगा, वो एक अलग बात है। बट जहां आपको लगता है कि यार ये पॉइंट ही है, सेम लिख के आओ। नंबर चाहिए ना, सेम लिख के आओ। या फिर आपकी लैंग्वेज फ्रेमिंग बहुत अच्छी है, जहां पे आपको रटे बिना भी लैंग्वेज को आप खुद फ्रेम कर पा रहे हो, तो रटने की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे बच्चे हो आप, वैसे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं मेरी बताऊं, तो हमारी स्कूल की जो स्थिति थी ना, या आपको बताएं तो किशनगढ़ में एक आध स्कूल ठीक है जिसकी इंग्लिश अच्छी है। हमारी स्कूल की तो 12 बजी हुई थी अंग्रेजी की। टीचर नहीं था यार, और खुद को मन भी नहीं था सब्जेक्ट में। मेरे 12th बोर्ड्स के अंदर 70 मार्क्स है इंग्लिश में, बाकी सब में 95 है। अब सोच लो मेरे साथ क्या हुआ होगा जब मैं आया इंटर में, तो ठीक है, तब जाके मेरे को समझ में आया अपने से लैंग्वेज बनती तो है नहीं। याद करो, तो पहले तो बनाने की कोशिश करी, 1 2 बार फेल हो गया, फिर समझ में आया बन नहीं रही अपने से। याद करो, समझो, याद करो, एग्जाम में क्वेश्चन को क्रैक करो। और लिखने की प्रैक्टिस मैंने बहुत करी फिर, क्योंकि मुझे पता है मैं कमजोर था उसके अंदर, तो मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा कर ली। कुछ मेरे ऐसे दोस्त थे मेरी स्कूल के, मैं कह सकता हूँ भाई मेरी गलती थी, मेरी स्कूल के कुछ ऐसे बच्चे थे जिनकी लैंग्वेज फ्रेमिंग बहुत अच्छी थी। वो बिना याद करे, बिना रटे जाते थे, लैंग्वेज लॉ का लीगल वर्ड लिखते थे, और फ्रेम करके आंसर लिखते थे, और उनके नंबर अच्छे आते थे, मेरे नहीं आते थे। तो जैसी भी आपकी पर्सनैलिटी है ना, जैसे भी आपका बैकग्राउंड है ना, उस बैकग्राउंड को जान के और मेहनत करोगे ना, आपका रिजल्ट आएगा। आपकी स्पीड तेज है, आपकी स्पीड पुअर है, जैसा भी आपका स्पीड है, जैसे भी आपकी स्किल्स है, उसके अकॉर्डिंग अपन प्लान बनाएंगे। समझ में आ रहा है? अब मुझे पता कैसे पड़ेगा आपकी स्किल कैसी है, स्पीड कैसी है, लैंग्वेज फ्रेमिंग कैसी है? तो मैं टेस्ट लूंगा। सिंपल है, मैं टेस्ट लूंगा, पता लग जाएगा कहानी क्या है। और पता लग गया कि यार आपकी स्पीड पुअर है, आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, या आप अटेम्प्ट कर रहे हो लैंग्वेज को ऊपर नीचे कुछ भी उल्टा पुल्टा चेप रहे हो, तो फिर हम वो गाइड करना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ गई बातचीत? तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कोई भी बच्चा सीए बन सकता है, बट अगर आप सोच लो ना, तो लास्ट बैच में बताता हूँ आपको मैं, September 25 में मेरे पास एक बच्ची थी, नाम लेके बोल रहा हूँ, आरिका जैन, है ना। उसकी मम्मी भी टीचर है, उनकी मम्मी भी टीचर है, सपना मैम की बच्ची है वो। बट शी वॉज वेरी गुड थ्रू आउट हर 11th क्लास, मेरे पास ही थी वो। 12th में पता नहीं क्या हुआ, वो पाथ से थोड़ा सा इधर उधर हो गई और पढ़ाई में फोकस नहीं रही, और शी स्कोर्ड ओनली 75% मार्क्स इन 12 बोर्ड, ठीक है। और वहीं पे मेरे पास एक दो बच्चे ऐसे भी थे, मैं नाम उनका नहीं लूंगा, जिनके 90% भी बोर्ड्स में आए थे, 90% भी आए थे, 92% भी आए थे। आदिका के पास भी मैथ्स थी, 92 90 वाले बच्चे के पास में भी मैथ्स थी, ठीक है। आदिका ने अटेम्प्ट दिया। अब सोचो 75% सीबीएसई बोर्ड में कोई इतना मतलब बड़ी बात नहीं है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप मजाक में भी ला सकते हो 75% नंबर, है कि नहीं? मतलब मैं ये मानता हूँ, हो सकता है आपके लिए वो टफ है, या आपके लिए वो ईजी है। तो उसकी मम्मी ने बोला यार सर इसको सीए करानी है मेरे को।
मैंने कहा बच्ची को क्या करनी है? बोले एक उसको सीए करनी है। तो मैंने कहा मैम जो इसने 12th में टाइम पास किया है ना, अगर ये उसमें बंद कर देगी, लगाम लगा देगी और कहेगा ये बात मान के चल लेगी, ठीक है, तो निकल सकती है, निकल सकती है। अदरवाइज फिर आपको पता ही है रिजल्ट कैसे आते हैं। तो उसने भी चैलेंज लिया, आरिका ने भी चैलेंज लिया, उसकी मम्मी ने भी चैलेंज लिया। सितंबर 25 जो लोवेस्ट पास परसेंटेज वाला अटेम्प्ट गया है हिस्ट्री में सीए फाउंडेशन की, उसमें उसने पास कर दिया, बोलो। और 90 वाले बच्चे ने फेल कर दिया, बोलो। तो बताओ क्या मैटर कर रहा है? जो आपकी लेगेसी परसेंटेज, जो आपका लेगेसी ईगो है, वो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे या जीरो से मेहनत करनी पड़ेगी? जीरो से मेहनत करनी पड़ेगी यार, काम खत्म, आप सब बराबर हो अब। 95 वाला भी वही है, 75 वाला भी वही है, 85 वाला भी वही है, जैन भी वही है, शर्मा भी वही है, समझ रहे हो, अग्रवाल भी वही है, महेश्वरी भी वही है, जाट भी वही है, गुज्जर भी वही है, हिंदू भी वही है, मुसलमान भी वही है, सिख भी वही है, ईसाई भी वही है। यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है भैया, नो रिजर्वेशन। आप में स्किल है, बन जाओ, सबसे बढ़िया। इसीलिए जनरल कम्युनिटी के बच्चों को पता है कि यार गवर्नमेंट एग्जाम में जाएंगे वहां तुमको पता है क्या होता है, इसलिए सबसे ज्यादा बच्चे अपने कम्युनिटी के इसमें आते हैं। समझ रहे हो बात? क्योंकि यहाँ पे स्किल पे बात होती है। मैं रिजर्वेशंस की बात नहीं कर रहा, सही है गलत है, बट यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है तो अपने लिए तो सही है। समझ में आगे बातचीत? तो आप मेहनत करोगे, चाहे आपके 75% है, चाहे आपके 80% है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप आरबीएसई बोर्ड से हो, रिजल्ट आएगा आपका। और मेहनत नहीं करोगे, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के टॉपर हो, स्टेट टॉपर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिजल्ट नहीं आएगा। सिंपल। समझ में आ गई? तो डर तो हटा देना, पास तो हो सकते हो आप, ऐसी कोई तिगड़म चीज़ नहीं है, पढ़ोगे ना हो जाता है। समझ में आ गई? क्लियर है? क्या पता कई बच्चों का गोल ऐसा भी हो कि यार सी पहले सीए करेंगे और फिर आईएएस करेंगे। तो जिसका गोल है वो बनेगा, जो सोच नहीं पा रहा वो नहीं बनेगा। समझ में आ गई बातचीत? अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेरे अकाउंट सब्जेक्ट की, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। समझ में आ गया ना? तो मोटिवेटेड आना, एकदम माइंड सेट, एकदम एकदम मतलब खूंखार माइंड सेट बना के आना, वॉरियर वाला माइंड सेट बना के आना कि निकालना है। बस चाहे कुछ हो जाए, एकदम मैं लड़ूंगा आखिरी सांस तक, मेहनत पूरी करूंगा, रिजल्ट अपने आप आएगा, चिंता मत करना, ठाकुर जी रिजल्ट देता है फिर। आप अपनी पूरी मेहनत करोगे ना तो रिजल्ट आएगा आपके पास। पापा को बुलाओ मैम, पापा को बुलाओ, पापा को बुला लो। चलो पापा कहते हैं, कलर कौन सा करा दिया? ठीक है चलो, अपन सेव करो ना यार, अपन तो ऑडिटर हैं। ऑडिटर बताऊँ क्या करता है? ऑडिटर कहता है जो तुमने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी, मेरे हिसाब से तो ये है तुम्हारा ओपिनियन, मेरे हिसाब से तुम्हारे अकाउंट्स में कोई गड़बड़ नहीं है। जब अपन ऑडिट करने जाते हैं ना कंपनीज की, तो हम तो कहते हैं कि द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू अस बाय द कंपनी, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन के आधार पर मैं मेरा ओपिनियन बोल रहा हूँ कि मेरा ओपिनियन अनक्वालिफाइड है, सही है, जो इन्फॉर्मेशन दी उस हिसाब से मुझे सही लग रहा सब कुछ। अब कल को मान लो फ्रॉड निकल जाए, या कल को मान लो ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो जानबूझ के मैनेजमेंट ने हमको बताई नहीं, छुपाई, और वो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं खुद जान भी नहीं सकता था, मैं कह दूंगा मैंने तो कहा था इनको, इन्होंने दी नहीं, मैं क्या करूँ? अब मैं को उनके चार्ट थोड़ा मारूंगा, मैं सीए हूँ भाई, पुलिस वाला नहीं हूँ। मेरे को कोई इन्होंने पावर नहीं दी हुई बंदूक चलाने की, चाटे वाटे मारने की। अब तुम दोगे तो मैं बता दूंगा, तुम नहीं दोगे तो नहीं बताऊंगा, यही होता है, समझ रहे हो? सीएस को बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलते हैं वॉच डॉग। वी आर नॉट ब्लड हाउंड, हम कोई जंगली जानवर नहीं है, खून नहीं निकाल देंगे सामने वाले का, हम तो है देखते रहेंगे। तुम जो बताओगे उस हिसाब से तुम्हें बता देंगे ये कहानी है जी। तुम जितना पूछोगे बता देंगे, हाँ थोड़ा बहुत हमसे खुद ने भी स्किल्स दी हुई है, तुम नहीं बताओगे तो भी हम जान लेंगे। पर जो चीज़ ऐसी है जो तुम्हारे बताने ही पता लगेगा और तुमने नहीं बताई, तो हम कह देंगे हमें पता ही नहीं है। समझ में आ रही है? सेफ रहते हैं हम, ठीक है, इसलिए मैंने बोला सेफ रहो। अपन क्यों बोलें कलर कौन सही है गलत है, सब सही है। सब गलत है, ठीक है। अब सुनो कहानी। तो मैं आपको बताता हूँ मेरे सब्जेक्ट की बात की। तो पहले तो ये बताओ, पहले तो आप मुझे सारे बता दो बच्चे, ठीक है, आज फर्स्ट क्लास है। मोटिवेशन की बात तो मैं हमेशा करूँगा, मेरी आदत है। आप हर 5-7 दिन में, हर 2-4 दिन में मुझसे मोटिवेशन सुनोगे। मैं जोश लाता रहूँगा आप में, क्योंकि मेरा काम ही यही है। ठीक है, पढ़ाता भी रहूँगा, जोश भी लाता रहूँगा, बाकी टीचर पढ़ाएंगे, मैं जोश भी लाऊंगा। ठीक है, मेरे को मज़ा आता है, क्योंकि जोश एक ऐसा फैक्टर है जो कमज़ोर को भी खड़ा कर देता है कि नहीं? भाई पढ़ने वाला तो पढ़ ही रहा है, पर जो नहीं पढ़ने वाला है वो भी कैसे पढ़ेगा उसमें जोश अगर आ गया तो। मैं तो ये मानता हूँ, मैं भी ऐसा ही था भाई, ठीक है।
तो आप ये बताओ, आपको किस किस को लगता है भाई मैं पास कर सकता हूँ और सीए भी बनूंगा मैं? किस किस को लगता है कि मैं सीए फाउंडेशन निकालूंगा सर, इसमें क्या है, सीए भी बनूंगा मैं? सबको लगता है ना? तो ऊपर हाथ थोड़ा लंबा उठाओ ना, फिर क्या है, सीए बनना है ना? हाँ तो बना देंगे। ठीक है, बस मेहनत कर लेना, काम सेट है। ठीक है, चलो तो अब बात कर लेते हैं अकाउंटेंसी की। इधर देख लो अब आप, मैं आपको पूरा ब्रीफ कर देता हूँ, ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, कल से मैं चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। ज़्यादा ज्ञानबाजी नहीं, डायरेक्ट टू द पॉइंट। ठीक है, टॉपिक मुझे कवर करना है, कोर्स टाइम पे कराना है, टेस्ट लेना है, ताकि आपके रिजल्ट्स बेहतर से बेहतर हो और ज़बरदस्त आएँ। और अगर आप मुझे कमिट करोगे ना कि सर मुझे रैंक लानी है, आप मुझे बाहर आके मिल लेना क्लास के बाद और मुझे बोल देना कि मुझे रैंक लानी है, आपके रैंक आ जाएगी। सही बता रहा हूँ, इस लेवल का पागलपन मैं तुम्हारे में डाल दूंगा। और अगर आपके सही फाउंडेशन में रैंक आ गई, तो ये आप मान के चल लेना कि आप इंटर के लिए जहाँ पे भी जाओगे ना, आपको एक तो अच्छी से अच्छी फैकल्टी अटेंड करेगी। अरे भाई, कोई प्रीमियम कस्टमर होता है, या कोई एक्सक्लूसिव पेशेंट होता है, या कोई बड़ा पॉलिटिशियन होता है पेशेंट, तो उसको बढ़िया टीम ऑफ डॉक्टर अटेंड करती है ना, तबीयत खराब होती है तो अगर बढ़िया बच्चा होता है तो बढ़िया टीचर मिलेगा। सिंपल सी बात है। और फ्री में पढ़ा देंगे इंटर आपको, फ्री में। सही बता रहा हूँ, आप बोलोगे मेरी रैंक है भैया, तो रैंक, रैंक, आप बोलोगे 12th में 95%, 12th का नहीं बट रहा, क्योंकि 90 वाले फेल होते हो देख लिए। समझ रहे हो बात? वो बोला रैंक, और यार आप तो बता रहे हो, फीस, अरे क्या फीस, बैठो टीचर, टॉप टीचर, इंटर में रैंक लानी है। समझ में आई बातचीत? तो ये आपको गिफ्ट मिलेगा आफ्टर सीए फाउंडेशन। रिजल्ट अच्छा लाओगे तो, रैंक नहीं भी है, टॉप मार्क्स लेकर आए हो, मजा आएगा। ठीक है, तो अगर किसी को लानी है ना, मेरे से मिल लेना, दवाई है मेरे पास में, सुबह शाम देनी है, हो जाएगा काम। सेट है कहानी? चलो, है ना? तो अभी देख लेना, इसको रैंक लानी है मेरे से बाहर मिल लेना। अब आ जाओ अकाउंट्स की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिकली बात करूं अकाउंटेंसी की, तो क्लास 11 की अकाउंट्स आएगी यूं क्यों, क्लास 12 की अकाउंट्स भी यूं क्यों आएगी। स्पेसिफिकली बात करूं क्लास 11 की, तो जर्नल आएगा, लेजर पोस्टिंग चैप्टर दिया हुआ है, पर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता लेजर का, केवल कोई लेजर अकाउंट बनाने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सर जर्नल में क्वेश्चन आ सकता है क्या? आ सकता है, आया था अभी सितंबर 25 में भी आया था, जर्नल का क्वेश्चन आ गया था, जिसके अंदर आपको याद है जीएसटी वाली एंट्रीज पढ़ाते थे 11th क्लास में, जो पढ़ाते भी थे और नहीं भी पढ़ाते थे, वो वाली बात है। ठीक है, तो वो वाला चैप्टर आया था एग्जाम में, तो जर्नल आता है। नॉट बेसिक जर्नल एंट्रीज, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यार वो वाली नहीं थी यार, जीएसटी वाली। ठीक है, इसके बाद में आपकी कैश बुक भी आ जाती है कई बार, किस्मत है आपकी तो आ जाएगी कैश बुक। आपने कौन कौन सी कैश बुक पढ़ी है? सिंपल कॉलम पढ़ी है, मतलब सिंपल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, और बस दो ही पढ़ी है आपने तो? आई गेस आरबीसी में तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी थी ना? नहीं, यहाँ पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होगी, यहाँ पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होने वाली है, जहाँ पे कैश अकाउंट का कॉलम बनेगा, मतलब कैश का कॉलम बनेगा, बैंक का कॉलम बनेगा, और डिस्काउंट अलाउड का और डिस्काउंट रिसीव्ड का भी बनेगा, डेबिट में डिस्काउंट अलाउड और क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, ये बनने वाला है। तो कैश बुक का क्वेश्चन भी आ जाता है, किस्मत होनी चाहिए, रेगुलर नहीं आता पर आ सकता है। इसके बाद बात करते हैं सब्सिडरी बुक्स की, ये भी अभी लेटेस्ट में आया था एग्जाम में क्वेश्चन। तो सब्सिडरी बुक का भी क्वेश्चन, आपकी किस्मत अच्छी है तो आ जाएगा। क्या क्या बनाने के लिए? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ठीक है, आ सकता है, किस्मत आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बात करूँ तो आप ये मान लेना कि इन चैप्टर का वेटेज 4 से 5 नंबर का मान लेना आप ओवरऑल, 4 से 5 नंबर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 11 का ऐसा चैप्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11 फाउंडेशन के अंदर, और उसका अच्छा वेटेज है। तो उसमें एक चैप्टर आएगा आपके बीआरएस। जिसको नहीं आता है कोई टेंशन नहीं है, मैं पूरा जीरो से पढ़ाऊंगा वैसे भी, और आपको आता है तो भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आपका पैटर्न ऐसे वाला है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपका पैटर्न मैंने जैसे पढ़ाया है वैसे वाला है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपने डबल कॉलम बनाया था बीआरएस में प्लस माइनस वाला तो भी कोई टेंशन नहीं है, सिंगल कॉलम बीआरएस बना के आता है तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो जैसा आपने पढ़ा है ना, वैसा आपको अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं आता है तो मैं सिखा दूँ पूरा जीरो से, पूरा जीरो से। मैं इसमें, मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, वो ये मान लूंगा आपको कुछ भी नहीं आता इसके अंदर,
मैं यही मान लूंगा, टीचर टीचर बताऊँ क्या अज्यूम करता है, टीचर अज्यूम करता है कि बच्चे ने 11th 12 पढ़ी है, 11th उसको आती होगी, मैं मान लूंगा 11th 12 नहीं आती आपको। सेट है कहानी, थोड़ा बहुत बेसिक मैं हर चैप्टर में टच करूंगा, मेरी आदत है ये। आगे देखो, बीआरएस के बाद आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ आरओई। बीआरएस अच्छा चैप्टर है, आएगा अच्छे नंबर देके जाएगा, ठीक है, 10 नंबर भी दे सकता है, 5 नंबर भी दे सकता है, 5 नंबर का जनरली आता है, 10 का भी आ सकता है। इसमें बीआरएस में चेंज क्या है, तो बीआरएस के अंदर आपने जो 11th क्लास में बीआरएस पढ़ा है ना, उसके अंदर कभी भी आपने ना एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाई, सीबीएसई में तो नहीं बनाई, आपकी भी थी क्या? नहीं, तो दोनों बोर्ड्स में नहीं है, हाँ आईसीएसई बोर्ड में है। उसमें क्या होता है, पहले जो कैश बुक में अपन ने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रखे हैं या गलत रिकॉर्ड कर रखे हैं, उसको पहले कैश बुक बना के सही करो, एंड देन सही कैश बुक के बैलेंस से बीआरएस बनाओ। वो अपन ने पढ़ा हुआ नहीं है, बट कोई सी तिगड़म चीज नहीं है, आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो एक एडजस्टेड कैश बुक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ आपके ऐड होता है इस चैप्टर में आके, जो अच्छा कॉन्सेप्ट है, नया है, सीखेंगे मजा आएगा। वैसे तो पहले 11th क्लास में होता था 2 साल पहले तक, पर पता नहीं सीबीएसई के चुल मची, उनको लगा नहीं नहीं, हम बच्चों को इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें तो इनको अनपढ़ रखना है, हम इतना नहीं पढ़ाएंगे भाई, इनको हटा दो चैप्टर को, चैप्टर को नहीं सॉरी टॉपिक हटा दो, बच्चे टेंशन में आते हैं, हटा दो टॉपिक, नन्हे मुन्ने बेचारे बच्चे हैं, अभी तो पैदा हुए हैं, 12th में तो आए हैं, छोड़ो, क्या करेंगे बेचारे इतना पढ़ के, हटा दो, ठीक है। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर, वैसे जो मेरे से पढ़ा है मैं आपको पता है कि इसमें एक चीज और आती है नहीं, बताओ आप किस किस स्टेज पे एरर को रेक्टिफाई कर सकते हो? देर आर 3 स्टेजेस टू रेक्टिफाई एरर। एक तो है ये ट्रायल बैलेंस, ये फाइनल अकाउंट, एक तो है ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही रेक्टिफाई कर दिया आपने एरर को, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। एक होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जिसमें सस्पेंस आता है, सस्पेंस, सस्पेंस पैदा कब होता है? ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम। सस्पेंस का यूज भी कब करेंगे? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर एरर रेक्टिफाई कर रहे हैं तो मैं बताऊंगा आपको थोड़ा डिटेल में, ठीक है, थोड़ा बहुत याद होगा तो मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो हमने जो स्टेज पढ़ा है, हमने जो चैप्टर पढ़ा है वो ये था कि ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले या तो एरर रेक्टिफाई होगी, या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद और फाइनल अकाउंट बनाने के पहले एरर रेक्टिफाई होगी। ये 2 स्टेज आपके कोर्स में थी। हियर कम्स द थर्ड स्टेज, जो आपके सीए फाउंडेशन में है। फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, यानी कि अगले साल आपको पता लग रहा है गलती का, इस साल गलती कर दी, पता कब लग रहा है? अगले साल, यानी कि अगले साल, यानी कि करंट ईयर में पता लग रहा है कि लास्ट ईयर गलती हुई थी, तो मतलब लास्ट ईयर की गलती हम करंट ईयर में रेक्टिफाई करेंगे। ये पहली बार आएगा आपके, ये पूरी क्लास 11 में आपने नहीं पढ़ा है, आईसीएसई बोर्ड में आता है, सीबीएसई में भी नहीं आता, आरबीएसई में भी नहीं आता, बोर्ड तो एक ही है, आईसीएसई, बट वो अपने केवल पूरे अजमेर जिले में एक ही स्कूल में है, मेयो गर्ल्स में, आईएससीई बोर्ड केवल एक ही स्कूल में है, ठीक है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। चलें आगे चलें, ओके। तो ये भी एक नया अपने को पढ़ना पड़ेगा, 11th क्लास का सेम है, थोड़ा सा एड ऑन है, समझ में आ रही बातचीत? आगे देखो, सृष्टि गिरी सर अरे पता है हमारे को, आप पढ़ाओ बस। चलो, तो बीआरएस हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बातचीत हो गई। अब बताओ एक चैप्टर जिससे कई बच्चों को खौफ आता होगा, सर ये बहुत गंदा है सर, प्रोविजन बनाना पड़ता है सर, डब्ल्यूडीवी के साथ प्रोविजन बनाना पड़ जाएगा तो प्राण निकल जाएंगे सर। हालांकि वैसे डब्ल्यूडीवी विद प्रोविजन आपके केवल एक ही इलस्ट्रेशन था टीएस ग्रेवाल में, अगर आपको याद है तो, एक ही था बस, फिर पीछे तो मशीन डिस्पोजल वाले थे। अरे सर मशीन डिस्पोजल भी आएगा क्या? हाँ, एसएलएम भी आएगा, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, डब्ल्यूडीवी भी आएगा, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन, मतलब अमाउंट डेप्रिसिएशन का कैसे निकालते हैं, या तो एसएलएम से या डब्ल्यूडीवी से, और रिकॉर्ड कैसे करते हैं डेप्रिसिएशन को, या तो असेट की वैल्यू को रिड्यूस करके या फिर प्रोविजन बना के, याद है आपको? वो भी आएगा। फिर सेल करने के टाइम पे क्या बनाते हैं? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, याद है आपको? असेट डिस्पोजल, जिसको मैं चाचा चौधरी कहता था, ठीक है, तो वो भी आएगा। पर यहाँ पे और क्या आएगा सर? फाउंडेशन है ना, तो जैसे हमारे पास में 2 ही मेथड थे 11th क्लास में डेप्रीसिएशन के अमाउंट को निकालने के, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। तो यहाँ पे एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड,
रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड तो आएगा ही। साथ में एक आएगा सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड, SOIOD, ठीक है। एक आएगा आपके डिप्लीशन मेथड, एक आएगा आपके प्रोडक्शन मेथड, समझ में आ रही है। एक आएगा आपके मशीन आर मेथड, जितना मशीन चल रही है उतने घंटे के हिसाब से डेप्रिशिएट करो, जितना मशीन माल बना रही है उसके हिसाब से डेप्रिशिएट करो, जितना खान से माल निकल गया है उसके हिसाब से डेप्रिशिएट करो। इजी है, फर्जी क्वेश्चन भी नहीं आता एग्जाम में, इनका एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आता, इसका भी नहीं आता था। पर सितंबर 2025 में ICAI ने बोला हेलो मैं आ गया हूँ, मुझे सॉल्व करो। बच्चों की लगली, क्योंकि बच्चे क्या छोड़ के जाते हैं इसको, कहते, आता ही नहीं है, सर ने बोला आता ही नहीं है, SSC कराने गए पढ़ना ही नहीं है अपने को, एग्जाम में आ गए। ये निपट लिए बच्चे से, बता रहा हूँ 8 नंबर में 12 बजा दी बच्चों की। ओ बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त, SOIOD प्लस साथ में मशीन डिस्पोजल, ओए होए होए। और ये इन चारों में से जो 4 मेथड नए आएंगे ना आपके, ये सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, डिप्लीशन मेथड, प्रोडक्शन मेथड, मशीनर मेथड, इन चारों में से सबसे बढ़िया यही है। और बच्चा इसको छोड़ देता है, क्यों? क्योंकि पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता था, आज तक ही नहीं आया था, अभी आ गया। बच्चों को आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ कोर्स, मैं क्या विद इन द कोर्स, देख ये देख ये रहा, पढ़ाया था मैंने। कुछ बच्चे करके भी आए, कुछ बच्चे नहीं करके आए, फिर कहते पेपर हार्ड आ गया। अरे तो यार जरूर थोड़ा ना है यार, ICAI मेरी बात सुनो, इसका कोई भरोसा नहीं है भाई, कोई का सगा नहीं है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कोई का सगा नहीं है। आप समझ मत लेना कि मैंने इसको क्रैक कर लिया, जिस दिन आपको लग गया ना मैंने क्रैक कर लिया, उसके अगले दिन कुछ अलग कर देगा ये, सही बता रहा हूँ। पहले तो हम फिर भी क्रैक कर देते थे चीजों को, कि भाई ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। मैंने CA फाइनल का इसका का पेपर, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल ऑडिट का पेपर 70% क्रैक कर लिया था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। बोलो, अब विश्वास तो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं सबूत तो कैसे दूं। 70% पेपर क्रैक था मेरा, और मेरे को पेपर में इतना मजा आ रहा था पेपर देते टाइम, मैंने कहा तो ये तो मेरे को मालूम था आएगा। अब खुश तो हो रहा हूँ, पर लिखना तो पड़ेगा, पर मेरे को रटा भी था। मैंने कहा था अपने को आता है, क्योंकि मैं तो पढ़ के आया था। मैं क्या करता था भाई, जैसे लास्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आया, जैसे अभी आप दोगे September 26, May 26 में जो क्वेश्चन आया, उस टॉपिक को काट दिया, क्योंकि उससे हमारे टाइम पे क्वेश्चन रिपीट होते नहीं थे। जो टॉपिक मई में पूछ लिया ना, वो टॉपिक सितंबर में नहीं पूछेंगे, ठीक है। और जो टॉपिक मई के पहले जैन में पूछ लिया ना, उससे सिर्फ 10 नंबर का सितंबर में पूछ सकते हैं। तो मैं मई भी काट देता था और जनवरी भी काट देता था, तो कम से कम 60 क्वेश्चन गायब। एक पेपर में लगभग 25-30 क्वेश्चन आते ही हैं, छोटे छोटे 5-5 नंबर 4-4 नंबर के, लगभग 60 क्वेश्चन गायब। लगभग आपका कोर्स हो गया 20% रिडक्शन, रिड्यूस। तो मैं कहता था ना, मैं 80 का पढ़ता था, ऐसे कैलकुलेट करके 80 का पढ़ ही जाता था। और उसके अंदर से भी पूरा असेस करके ICAI का पैटर्न पिक कर लिया कि ये 2 अटेम्प्ट में इसको रिपीट करता है, ये 1 अटेम्प्ट में इसको रिपीट करता है। कई कई बार 4-4 5-5 अटेम्प्ट में जो टॉपिक नहीं पूछा होता है वो भी देता है। फिर पता लगा अरे यार ये टॉपिक तो उसने कभी पूछा ही नहीं, ये आएगा, आ सकता है, पढ़ जाओ। समझ रहे हो, ऐसे कैलकुलेटेड रिस्क लेके पढ़ के जाता था भाई साहब। और 70 नंबर पेपर, अरे अपने को मालूम था क्या आने वाला है, ऐसे मजा आया बाहर। मेरे दोस्तों को मालूम था, स्वाति को मालूम था, स्वाति को मालूम था, मेरे दोस्त था ऋषभ, उसको मालूम था। पेपर पहले ही करेक्ट था ना, क्योंकि क्या आने वाला है, पढ़ जाना भाई, स्टार स्टार स्टार। स्वाति मैम की भी 71 है, मेरी भी 71 पेपर में नंबर, जबकि हम दूर दूर थे, पर पढ़ते साथ में थे। तो जो मेरे को याद वो इसको याद, अरे जो मेरे को याद वो इसको याद, तो पेपर में जो उसने लिखा वो मैंने लिखा, सेम टू सेम, नंबर भी सेम। 80 का अटेम्प्ट मैंने, 80 का अटेम्प्ट और 71 मार्क्स सेम। पूछना मैम से, मार्कशीट दिखाऊंगा आपको, बड़ा ही सेम था। हम ग्रुप स्टडी करते थे भाई, मैं सिंगल स्टडी नहीं कर सकता, मतलब इंडिविजुअल स्टडी मेरे से होती नहीं थी। तो मैं दोस्तों को पकड़ता था जिनको कम पढ़ाई आती है, तो उनको बिठा के पढ़ाता था। तुम पढ़ो, चिंता मत करो, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ, तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मतलब जो भी है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं पढ़ाऊंगा। तो ऐसे करके ढूंढता था, पढ़ाता था उनको, और पढ़ाते पढ़ाते मेरी पढ़ाई आती थी भाई साहब, उनकी भी हो जाती थी। नुकसान क्या हुआ, सबका फायदा हो गया, है कि नहीं। तो ऐसे स्ट्रेटेजी लगाता था मैं तो, ठीक है। तो आप देखना आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। तो कुल मिला के डेप्रिसिएशन का चैप्टर आएगा, बाकी सब कुछ सेम आएगा। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन थोड़े बहुत 3-4 मेथड नए आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो आगे, और बताओ 11 का टॉपिक कौन सा रह गया मुझसे। अरे यार तुम्हें याद होना चाहिए यार, कम ऑन यार, इतने टॉपिक लिख दिए मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यार, फाइनल अकाउंट्स यार, ट्रेडिंग मेडल बैलेंस शीट भूल गए क्या तुम?
11 पढ़ा है तुमने? तुमने जो फाइनल अकाउंट पढ़ा है ना, वो पढ़ा है ट्रेडर का। किसका? और वो ट्रेडर क्या कर रहा है? गुड्स की ट्रेडिंग कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो तुमने फाइनल अकाउंट पढ़ा है बिजनेस करने वाले बंदे का, जो क्या कर रहा है? ट्रेडिंग। परचेज सेल, परचेज सेल। क्या वो कभी गुड्स मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहा था क्या? पूरी 11 क्लास में, 12 क्लास में नहीं, पहली बार पढ़ेंगे। एक तो ट्रेडर की फाइनल अकाउंट भी पढ़ेंगे, जहाँ पे ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बनाओगे। और एक मैन्युफैक्चरर की फाइनल अकाउंट भी पढ़ेंगे, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। मतलब ये नया अकाउंट सीखना पड़ेगा, इजी आ जाएगा। पर ये नया अकाउंट सीखना पड़ेगा। कुछ भी नहीं, एक पेज का अकाउंट इतना ही होता है। और कितना होता है? ट्रेडिंग तो आधे पेज का ही है कि नहीं? तो ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या रहेगा बताओ? होगी 11? होगी 11? बताओ कौन टॉपिक बचा है 11 का? बताओ बताओ। एक टॉपिक बचा है। मैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन की बात मत करना रे। अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग इक्वेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, दिमाग मत खराब करना। सिंगल एंट्री, बिल्कुल सही बोला दीदी ने। सिंगल एंट्री का टॉपिक जो वहाँ पे आपके 11 क्लास में बिल्कुल चिंदी आता था। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड आता था, कंपैरिजन मेथड आता था। याद है क्या? कुछ नहीं याद सर। कोई बात नहीं, मैं याद दिला दूँ। तो 11 क्लास में जो हमने पढ़ा है वो बहुत चिंदी पढ़ा है, कुछ नहीं था उसके अंदर। यहाँ आएगा मजा। यहाँ आएगा कन्वर्जन मेथड। वहाँ पढ़ा है आपने कंपैरिजन मेथड। प्रॉफिट कैसे निकालते थे मालूम आप? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट। यस और नो? यहाँ पे सिंगल एंट्री अकाउंट्स को पहले डबल एंट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ट्रेड पेबल का अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट, बिल पेबल का अकाउंट, बिल रिसीवेबल का अकाउंट, सेल्स का अकाउंट, परचेज का अकाउंट, असेट का अकाउंट। उसके बाद इंफॉर्मेशन ढूंढ ढूंढा के सारी ट्रेडिंग पूरा, पेंडल पूरा और बैलेंस शीट पूरी बनानी पड़ेगी टू गेट आउट दी टू कैलकुलेट दी प्रॉफिट। वहां पे तो प्रॉफिट हम कैपिटल को कंपेयर करके निकालते थे ना, 11 क्लास बचपन में। यहाँ पूरा ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट बना के प्रॉफिट निकालेंगे। मजा आएगा। सबसे अच्छा चैप्टर है। बच्चों को लगता है मजा नहीं आ रहा सर, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है। और जिसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है वही तो मजेदार है। बाकी में दम क्या है? समझो आप, इसमें बहुत मजा आने वाला है आपको। ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ठीक है? तो ये मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें दिमाग चलाना पड़ता है। बहुत मस्त चैप्टर है। ये बहुत अच्छा चैप्टर है। 11 क्लास में जो पढ़ा है ना, आप ये मान लेना आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ोगे सिंगल एंट्री। ठीक है? तो इसको मैं एक तरह से मानता हूँ कि एकदम न्यू टॉपिक है ये आपके लिए। पर एक बार बताऊँ, पहले 2-3 साल पहले सीबीएसई में सिंगल एंट्री पूरा आता था। पर उन्होंने बोला नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, क्यों दें इनको हम तकलीफ, इनको तो हमें पास करना है। तो तुम्हें पास करने के लिए इन्होंने टॉपिक डिलीट कर दिया। चैप्टर तो रखा, पर चैप्टर में से हार्ड पार्ट हटा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन कर लेंगे यहाँ पे। एक चैप्टर ऐसा है जो 3 साल पहले सीबीएसई में आता था। आपके तो नहीं आता है? पहले आरबीएसई में भी था, सीबीएसई में भी था। फिर दोनों ने सोचा क्या मतलब, बच्चे को दुख देंगे, चैप्टर हटा दो। क्या मतलब इतना पढ़ाएंगे इनको, ज्यादा पढ़ लेंगे, ज्यादा समझदार हो जाएंगे, सवाल पूछेंगे सरकार से, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। हटाओ इनको, अनपढ़ रखो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, समझ में आ रहा है? ये चैप्टर आएगा। अब चक्कर ये है कि ये सीए फाउंडेशन ये अज्यूम करता है कि आप 11 में पढ़ के आए हो। मतलब जो सीए फाउंडेशन की बुक्स है ना, वो अज्यूम करते हैं कि आप 11 में पढ़ के आए हो। आप तो पढ़ के नहीं आए। पहले बच्चा पढ़ के आता था, जब हम 3 साल पहले पढ़ाते थे। ठीक है? तो मैंने इसलिए क्या करा है कि जो भी आपका पूरा 11 का टॉपिक था ना पहले सीबीएसई में, वो पूरे टॉपिक को मिला के नोट्स बना दिए, ताकि बच्चे को 11, मेरे को पता आपने पढ़ी नहीं है, पूरा वापस जीरो से। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दो बिल होते हैं, ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल। तो ट्रेड बिल पहले 11 क्लास में आता था, और अकोमोडेशन बिल पहले सीए फाउंडेशन में आता था। अब आपको दोनों कहाँ पढ़ने हैं? सीए फाउंडेशन में पढ़ने हैं। बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग है, इंटरेस्टिंग है। और थोड़ा सा मतलब आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी।
बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बहुत मस्त चैप्टर, शानदार टॉपिक, 10 नंबर दे के जा सकता है, 5 नंबर तो दे के जाएगा ही जाएगा, ये मान के चलना। और 10 नंबर का आ गया आपकी किस्मत है। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको, मैं पढ़ाऊंगा ना, मजा आ जाएगा, चिंता मत करना। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आगे देखो। पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा ऐसा ज्ञान, अभी भी मेरे यूट्यूब पे वीडियो डले हुए हैं, उस पर यही कमेंट आते हैं, बोल सर आप हमको अब क्यों मिले। मैं कहा तेरी गलती, ढूंढता मेरे को, अपना चैनल अभी छोटा है ना भाई, तो अभी सर्च में इतना आता नहीं है। और फिर क्या, जो मेरे वीडियो डले हुए हैं ना, वो 2024 में डाले थे मैंने, जिस वीडियो से अभी भी रीच आ रही है, थोड़ी बहुत जो भी आती है, थोड़े बहुत पैसे भी आते रहते हैं। ठीक है, तो वो उससे आ रही है, उसके बाद मैंने इतना मेहनत नहीं करा। ठीक है, अब करेंगे इस साल, मज़ा आएगा। ठीक है, चलो। तो ये आ गया पूरा 11th क्लास का, तो ये आपके लिए, मैं कहूँगा आपके लिए एकदम न्यू टॉपिक है ये दो। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी क्लास 12 की। कर लूँ बात? कर लो सर, आप तो वैसे ही नहीं मानोगे। क्लास 12 में आपने पढ़ा है पार्टनरशिप, पढ़ी है ना? और क्या पढ़ा है आपने? कंपनी अकाउंट्स में क्या क्या पढ़ा है? कौन है ये? तो एक चैप्टर आपने पढ़ा है इशू ऑफ शेयर्स, एक पढ़ा है आपने, तो बताओ यार थोड़ा, यार ऐसे रहो यार थोड़े यार, तुम अभी 3 घंटे में यार थक रहे हो यार, अभी तो तुमको थकाएंगे यार। ऐसे हिस्ट्री ऐसे मत कर, सीधी बैठ। चलो, नहीं सृष्टि को बोला मैं, तुम बैठो आराम से, ये ऐसे ही बैठती है। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, ये दोनों भी पढ़ा आपने। पार्टनरशिप में क्या पढ़ा है आपने? फंडामेंटल ऑफ, उसके बाद, अच्छा डायरेक्ट एडमिशन, वाह यार, गुडविल नहीं पढ़ी? उसके बाद चेंज इन पीएसआर, उसके बाद एडमिशन, उसके बाद रिटायरमेंट, उसके बाद डेथ, उसके बाद डिसोल्यूशन। और क्या पढ़ा है आपने? बस क्या होता है? बस भी थी क्या? और क्या है, एक थर्ड बुक थी ना, थर्ड बुक, एक तो थी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट पेंडल, एक था उसका, वो था ना कंपैरेटिव और कॉमन साइज यार। ठीक है, कंपैरेटिव कॉमन साइज, और क्या था? कैश फ्लो स्टेटमेंट, और क्या था? रेशियो। तो आपके कोर्स में ये तो नहीं है? अरे सर यार, जो हार्ड जो इजी था वही काट दिया यार। ये आएगा आपके, ये आएगा आपके इंटर में, रेशियो आएंगे आपके फाइनेंस में, इंटर में आएंगे, पर फाइनेंस सब्जेक्ट के अंदर आएंगे, और कैश फ्लो स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा आपके सीए इंटरमीडिएट की अकाउंटेंसी में। ये कॉमन साइज कंपेरेटिव कहीं नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा आफ्टर 12। ठीक है, कॉलेज करो तो एक अलग बात है, इधर तो नहीं आने वाला। ठीक है, चलें आगे। इशू ऑफ शेयर आएगा फाउंडेशन में, यस। इशू डिवेंचर आएगा, यस। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, यस सर। गुडविल, यस सर। चेंज पे सर, यस सर। एडमिशन, यस सर। रिटायरमेंट, यस सर। डेथ, यस सर। रिजोल्यूशन जो मैं पढ़ के आया हूँ, यस सर। रिजोल्यूशन में नया टॉपिक भी आएगा, आपने पढ़ा है नॉर्मल डिसोल्यूशन, क्या पढ़ा आपने? नॉर्मल डिसोल्यूशन। उठाऊं नहीं इसका फोन अब। चलो, तो आपने पढ़ा है नॉर्मल डिसोल्यूशन, ठीक है, सेट है कहानी। यहाँ पे आएगा डिसोल्यूशन ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ टू और मोर पार्टनर, और डिसोल्यूशन ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल दी पार्टनर। मतलब अब यहाँ पे फॉर्म डिसॉल्व क्यों होगी पता है? आपसी सहमति से नहीं, बर्बादी से। किसकी? पार्टनर की, अपनी थोड़ा ना यार। इंसॉल्वेंसी, एक पार्टनर बर्बाद हो गया, डिसोल्यूशन कैसे होगा? दो या दो से ज्यादा पार्टनर बर्बाद हो गए पर सारे पार्टनर बर्बाद नहीं हुए, तो कैसे होगा? और सारे पार्टनर बर्बाद हो गए तो डिसोल्यूशन कैसे होगा? एकदम अलग कॉन्सेप्ट है भाई, तुमने नहीं पढ़ा ये, मजा आएगा। ये पहले सीए इंटरमीडिएट में आता था, इन्होंने बोला फाउंडेशन में दो। ठीक है, पहले मैं ये सीए फाउंडेशन, पहले सीए इंटर में पढ़ाता था मैं, हमारे सीए इंटर में पहले 200 नंबर की अकाउंट्स थी,
200 नंबर की, हर ग्रुप में 100 नंबर की अकाउंट्स थी, एडवांस अकाउंट्स और अकाउंट्स, उसमें आता था ये। अब इन्होंने क्या कर दिया, इंटरमीडिएट से 2 अकाउंट को एक कर दिया और कुछ चैप्टर फाउंडेशन में डाल दिए और कुछ डिलीट ही कर दिए, जो तुम पढ़ोगे ही नहीं, हमने तो पढ़े हैं, ठीक है। पर ठीक है, इन्होंने भी सोचा, इंस्टीट्यूट ने सोचा कि इतना बच्चे को क्यों पढ़ाना है, नन्हे मुन्ने बालक हैं, हटाओ। सब यही सोच रहे तुम्हारे लिए, कितना सोचते हैं देखो सब लोग, है कि नहीं। सीबीएसई बोर्ड तुम्हारे लिए सोच रहा है, आरबीएसई बोर्ड तुम्हारे लिए सोच रहा है, आईसीएआई तुम्हारे लिए सोच रहा है, सोचो यार, तुम खुद नहीं सोच रहे तुम्हारे लिए। चलो, तो कुल मिला के डिसोल्यूशन में क्या आएगा, स्पेशल डिसोल्यूशन भी आएगा ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। और बहुत ही शानदार टॉपिक है, एक नंबर टॉपिक है, और स्टार टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज योर एग्जाम्स आर कंसर्न, ठीक है। तो एकदम नया टॉपिक आपके लिए आने वाला है। सर बाकी सब में सेम है क्या सर? बाकी सब सेम, बाकी में कुछ अलग नहीं है। इनफैक्ट एडमिशन में जो आपने पढ़ा है ना कैपिटल एडजस्टमेंट्स, रिटायरमेंट में जो आपने कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़े हैं 6 तरीके के होते हैं, यहाँ पे 1-2 तरीके मिलेंगे, बस उसके अलावा नहीं मिलेंगे। तो वैसे देखा जाएगा तो पार्टनरशिप सीबीएसई 12 से ईजी है, सच कह रहा हूँ मैं आपको। पर कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं, जैसे एडमिशन में कुछ क्वेश्चंस बहुत क्लासिक आएंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े, रिटायरमेंट में कुछ क्वेश्चंस बहुत क्लासिक आएंगे जो आपको देख के लगेगा यार क्या बोल रहा है यार, समझ नहीं आ रहा। डेथ में भी कुछ क्वेश्चन आएंगे बहुत क्लासिक। बाकी कॉन्सेप्ट विल बी सेम, जो आप पढ़ के आए हो ना, इनका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नया आएगा। पर यहाँ कॉन्सेप्ट सेम रहेगा पर कुछ क्वेश्चन बहुत क्लासी आएंगे, कुछ क्वेश्चन गुडविल में भी बहुत क्लासी आएंगे, ठीक है। बहुत मजा आएगा आपको, ऐसे लगेगा हाँ यार पहली बार कुछ पढ़ रहे हैं, मजा ही नहीं आया 12 में पढ़ने का, ऐसे लगेगा आपको। क्या बोल रहे हो सर? हाँ, चलें आगे चले, चलो। इश्यू ऑफ शेयर आएगा, यस सर। इश्यू डिवेंचर आएगा, यस सर। इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, नो सर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, यस सर। आरबीएससी में आता था ना, कट गया था लास्ट में आपके। आरबीएससी वालों ने बोला छोड़ो यार बच्चे हैं, काट दो टॉपिक को, था तो सही नहीं कोर्स में। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पहली बार पढ़ेंगे। आपने इश्यू ऑफ डिबेंचर के टाइम पे रिडम्पशन की टर्म्स के अकॉर्डिंग एंट्रीज करना सीखा है कि अगर ये डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम होगा तो लॉस भी डेबिट करेंगे, प्रीमियम भी क्रेडिट करेंगे, याद है क्या? लॉस डेबिट नीचे प्रीमियम क्रेडिट, अभी तो एग्जाम दिए थे 24 तारीख को, याद होगा हाँ। तो वो नहीं है, यहाँ पे रिडम्पशन है। इशू के टाइम की एंट्री तो है ही है, रिडम्पशन भी है, ठीक है। पढ़ेंगे, अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, स्कोरिंग। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर तो इशू ऑफ शेयर की तरह होता है, तो वो तो नहीं आएगा, पर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आएगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक, स्कोरिंग टॉपिक, और मैं कहूंगा लेवल वाइज भी अच्छा टॉपिक है, मतलब अच्छा है, मजा आएगा, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आएगा आपके, आपने सुना होगा शब्द सिक्योरिटी प्रीमियम का सबसे पहला इस्तेमाल, टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर, टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर। तो पहली बार सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करके फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करेंगे, ठीक है। और साथ में आएगा राइट शेयर, राइट इशू, कि जब भी कंपनी मार्केट में नया इशू लाना चाहती है तो वो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट देती है कि हमें पैसा चाहिए तो तुम मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, तुम दे दो या तो, और तुम नहीं दोगे तो फिर हम बाजार से लेंगे। तो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी ने नए शेयर इशू करे, उसे बोलेंगे क्या? राइट शेयर। क्या बोलेंगे मोन? राइट शेयर। सस्ते में देती है कंपनी, क्योंकि उसकी कॉस्ट बच जाती है ना, एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ता। समझ में आ रही बातचीत? पक्का? चलो, तो बोनस शेयर, राइट इशू, ये टॉपिक्स आपके नए एड ऑन हो गए हैं। आया समझ में? पक्का श्योर? तो ये टॉपिक आपको नए पढ़ने पड़ेंगे, बिल्कुल ऑल टुगेदर न्यू टॉपिक है। सर इशू ऑफ शेयर इतना बड़ा टॉपिक पूरा आएगा क्या सर? हाँ, पूरा इशू आएगा सर। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, होता ना, वेंडर्स को बांटते थे शेयर, सारा आएगा। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट है। डिस्काउंट पे तो शेयर इशू कर सकते हैं क्या? कैन बी इशू शेयर एट डिस्काउंट, सेक्शन 53 प्रोहिबिट्स करता है ना। इशू ऑफ शेयर कैन नॉट बी मेड एट डिस्काउंट, तो वो यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा, ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। पर यहाँ पे फोरफीचर भी आएगा, हाँ, रिशू भी आएगा, हाँ। आप ये मान लो, अगर आप 12th का आपको इशू ऑफ शेयर आता है ना, तो आपको यहाँ पे रत्ती भर दिक्कत नहीं आएगी। गिफ्ट आता है, गिफ्ट 10 मार्क्स का आईसीआई गिफ्ट देता है, गिफ्ट, ये उठा लेना, गिफ्ट है ये।
इतना इजी क्वेश्चन देगा, मतलब आप कहोगे भाई मजा आ गया, इतना इजी। तो ये वाला पूरा पोर्शन इजी है, बट हाँ इसके अंदर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है, थोड़ा मैं कहूंगा टेक्निकल टॉपिक्स हैं, इसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर कहानी। बोनस राइट इशू तो बहुत ही आसान है, 2 दिन में खत्म हो जाता है, एक दिन में, शायद 3 घंटे में लूंगा मैं क्लास तो खत्म कर दूंगा एक दिन में, इतना ईजी है ये बोनस राइट। पर इनमें थोड़ी सी क्लासेस ज़्यादा लगेगी, और डिजोल्यूशन वाले पार्ट में भी थोड़ी क्लासेस ज़्यादा लगेगी। मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं ऐसा मानूँ कि भाई मैं 60 दिन में कराऊंगा कोर्स या 70 दिन में कराऊंगा, तो मुझे 30 डेज तो पार्टनरशिप कंपनी ये पढ़ाने में लग जाते हैं। टॉपिक बड़ा है ना यार, टॉपिक बड़ा भी तो बहुत है। ठीक है, इसके अलावा ये तो बात होगी सर 11th और 12th के टॉपिक्स जो हमने पढ़ रखे हैं उससे रिलेटेड टॉपिक। अब बात करते हैं एकदम फ्रेश टॉपिक जो पहली बार आएंगे, जो पहली बार आएंगे। बहुत मस्त है सर ये, बच्चे को बहुत जोर आता है इसमें। इन्वेंट्रीज क्या है, कम ऑन, इन्वेंट्री। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री शुड बी मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआर विच एवर लोअर। पढ़ा ना आपने, कॉस्ट और एनआर विच एवर लोअर। और इन्वेंट्री का वैल्यू किस पे करते हैं, कॉस्ट और एनआर विच एवर इज लोअर। पढ़ा होगा ना आपने। ये बताओ चैप्टर क्या पढ़ाएगा आपको, कॉस्ट कैसे निकालते हैं, क्या पढ़ाएगा आपको ये, कॉस्ट कैसे निकालते हैं, हाउ टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, मेथड्स टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कौन कौन सी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आती है। ठीक है, इस चैप्टर इसके बारे में चैप्टर है, वैल्यूएशन के बारे में नहीं है ये, किसके बारे में, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के बारे में। ठीक है, मस्त टॉपिक है, बच्चों को बहुत प्राण निकलते हैं इसमें, कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको मजा आ जाएंगे। ठीक है, एक्सपर्टीज है मेरी इस टॉपिक में, मजा आता है मेरे को, एकदम ईजी। चलो क्लियर कहानी। पर ये टॉपिक वैसे थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आगे चलते हैं एक और अच्छे टॉपिक पे, जिसको मैं पढ़ाऊंगा आपके 11th के फाइनल अकाउंट्स के बाद में। वो टॉपिक का नाम है, पढ़ के नहीं आए क्या आप लोग सिलेबस, सर हमको लगा आप पढ़ोगे, नॉट फॉर, ये भी पहले 12 सीबीएसई में हुआ करता था, 2-3 साल पहले 12th बोर्ड्स में आता था ये टॉपिक, 12th में एनएफपीओ। पर सीबीएसई को लगा बच्चे भी छोटे ही है, जवान हो रहे हैं, क्या मतलब इनको स्ट्रेस देके, तो उन्होंने हटा दिया। आपके तो आता है क्या, आपके भी नहीं आता, आरबीएससी भी हटा दिया, सीबीएसई से भी हटा दिया इसको। ठीक है, एनएफपीओ टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग है, इजी है, मैं कहूँगा ये फाइनल अकाउंट्स ही है, डोंट वरी, मस्त एकदम चिल, कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको बताया एक आ जाएगा ये आपका इन्वेंट्री। ठीक है, यही टॉपिक्स हैं आपके जो आपको पढ़ने रहेंगे। तो हम आगे बातचीत, और एक बार और लिस्ट देख लेते हैं, क्या मैं कुछ स्किप तो नहीं कर रहा हूँ। ICAI, BOS का मतलब होता है बोर्ड ऑफ स्टडीज। ICAI का बोर्ड ऑफ स्टडीज का एक मतलब पोर्टल है, जहाँ पे आपको सारी किताबें मिल जाती है। ठीक है, आप आराम से सर्च करके ढूंढ सकते हो। फाइनल अकाउंट हो गया, complete ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है क्या छोड़ दिया, कुछ छोड़ा क्या मैंने, नहीं, सब कवर्ड है। ठीक है, ये देखो, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस नहीं बोला था बस मैंने, तो वो भी आता है, कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं आता इसका। सब्सिडी बुक आता है, कैश बुक आता है, रेक्टिफिकेशन एरर आता है, बिल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आता है, बीआरएस आता है, इन्वेंट्री आता है, नया टॉपिक, डेप्रिसिएशन भी आता है और अमोर्टाइजेशन भी आता है। टेंजिबल हेड क्या करते हैं हम, डेप्रिशिएट, और इंटेंजिबल क्या करते हैं हम, अमोर्टाइज। ठीक है, इसके बाद आपके आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मैंने बताया था आपको। उसके बाद आपके आएगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज और फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज भी आएगा। एनएफपीओ भी आ जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री, एक ही बात है, सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। उसके बाद इंट्रोडक्शन आ गया, फंडामेंटल, गुडविल आ गया, चेंज इन पीएसआर को टॉपिक इन्होंने अलग से नहीं दिया है। ठीक है, वो एडमिशन वगैरह सबके साथ में कवर है, तो एडमिशन आ गया, रिटायरमेंट आ गया, डेथ आ गया, और डिसोल्यूशन में बहुत मजा आएगा। ठीक है, कंपनी के अंदर आ गया वही आपका, कंपनी क्या होती है, कैसे बनाते हैं, फालतू चीजें इंट्रोडक्शन वाली। उसके बाद में इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर, रीइशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर, बोनस राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कोर्स खत्म हो जाएगा। इसके साथ में बच्चों 20 नंबर की थ्योरी आ सकती है। कितने नंबर की, 20 नंबर की, 80-20 रेशियो हो सकता है। कई बार 12-15 की भी आ जाती है, कई बार 16 की भी आ जाती है, कई बार 24 की भी आ जाती है, ऐसा कोई फिक्स रेशियो इनका नहीं है। ठीक है, बट हाँ अपन ये मान लेते हैं कि 20 नंबर की थ्योरी आती है। थ्योरी आएगी फर्स्ट टॉपिक से, और साथ ही साथ किसी भी टॉपिक से, कहीं से भी।
तो थ्योरी पढ़ना भी जरूरी है। जैसे इन्वेंट्री के अंदर दो सिस्टम होते हैं, परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री या फिर पीरियडिक, अरे पीरियडिक और परपेचुअल। डिफरेंस दिया हुआ है इन्वेंट्री चैप्टर में, थ्योरी में आ सकता है। डेप्रिसिएशन के अंदर अलग अलग मेथड होते हैं, थ्योरी में आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही बीआरएस की थ्योरी आ सकती है, इन्वेंट्री में क्या क्या आता है, कौन सी कॉस्ट कॉस्ट में नहीं आती है, तो वो सब थ्योरी में आ सकता है। तो कुछ भी चैप्टर टॉपिक से थ्योरी आ सकती है, कोई मना ही नहीं है, बट ज़्यादातर थ्योरी किस पोर्शन से आएगी, चैप्टर नंबर 1 से। तो चैप्टर नंबर 1 में पहले नहीं पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 1 में पहले नहीं पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाऊंगा लास्ट में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ढंग से पढ़ेंगे। आपने 11 में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, क्योंकि स्कूल में इतना इंपॉर्टेंस होता भी नहीं था उसका, तो टीचर पढ़ाते भी नहीं थे, और कई बार हमने भी नहीं पढ़ाया कि ठीक है यार कोर्स में आता नहीं है तो चल जाता है काम। यहाँ पढ़ेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे अपने एमसीक्यू सॉरी ट्रू फॉल्स आएगा। क्या आएगा मोहन? ट्रू फॉल्स आएगा। एमसीक्यू तो आता ही नहीं अकाउंट्स में, ट्रू फॉल्स आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, लिखने के लिए दे सकते हैं टर्म्स को, पर ज़्यादातर ट्रू फॉल्स और डिफरेंस के फॉर्म में थ्योरी पूछी जाती है। ठीक है, समझ में आ रही सेटिंग? फिर मैं आपको कुछ है ना पेपर के पैटर्न भी दिखाऊंगा, कि आप पेपर को पहले देखो, पढ़ने से पहले आप ये पता लगाओ कि यार आता क्या क्या है, सामान कितने नंबर का क्या आता है, ताकि आपको पता रहे कि यार किस चैप्टर को कितनी इंपॉर्टेंस से पढ़ना है। हालांकि अगर आपको रैंक लानी है, टॉप स्कोर करना है, तो आपको हर चैप्टर उसी शिद्दत से पढ़ना है। ठीक है, आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आप इतना सा रत्ती भर नहीं छोड़ सकते। पूरा पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए, हर चीज़ आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए, जब जाके आपके स्कोर अच्छे आते हैं। इफ़ यू वांट टू स्कोर रैंक, स्कोर बताता हूँ आपको, 400 में से 350 नंबर लाने पड़ेंगे। मतलब 300 के 330 के आसपास रैंक आ जाती है कई बार, 330, 35, 340, 350, 360। हाईएस्ट गए हुए हैं 378। किसी पागल ने लाया था, कोई तो होगा पागल पढ़ने वाला भयंकर, जिसको कोई से फर्क नहीं पड़ता था। 378 मार्क्स हाईएस्ट गए हुए हैं, उसके ऊपर कभी नहीं आए। आएंगे, आ सकते हैं, क्या पता तुम ले आओ, है कि नहीं, क्या पता तुम ले आओ। पर सोचो 378 या 350 लाने के लिए ऑलमोस्ट 90% मार्क्स सब में चाहिए, इंक्लूसिव ऑफ थ्योरी पेपर लॉ, साथ में मैथमेटिक्स एज वेल। मतलब इकोनॉमिक्स में तो आपका एरर का जो रेशियो है ना, वो ये मैं कहूँगा 0% होना चाहिए। मतलब इको में तो आप 100 में से 95, 98, 99, 100 नंबर लेके आओ ना, एमसीक्यू आता है, क्योंकि आ जाते हैं, नामुमकिन नहीं है, आ सकते हैं नंबर, आ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा वहाँ पे स्कोर कर लेता है। अकाउंट्स में अगर 80 90 प्लस नंबर लेके आया बच्चा, लॉ के अंदर 70 80 85 90, जो भी तुम्हारी हिम्मत है। ठीक है, और मैथ्स में 90 प्लस लाना पड़ेगा, जब जाके ही अल्टीमेटली रैंक आती है। जिसके भी मन में है ना, तो ये टारगेट आप बता लेना। टॉपर की मार्कशीट में आपको भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, आप उसकी फ़ोटो खींच के अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लेना, जिसका एम है। मुझे पता है एम होगा किसी का, कोई तो होगा ऐसा पागल। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ सबका होना चाहिए, सबके एम होने चाहिए कि नहीं मुझे टॉप मार्क्स लाना है, 400 में से 300 नंबर तो क्रॉस करना ही है। चाहे मैं मैथ्स वाला हूँ, चाहे मैं नॉन मैथ्स वाला हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, एक मेरी लड़की थी स्नेहा बजाज, नावा की लड़की थी, अब तो वो सीए बनने वाली है। 2021 की बातें बता रहा हूँ मैं आपको, नवंबर 2021 की, नावा से यहाँ पढ़ने आती थी। ठीक है, किशनगढ़ में। और उस बच्ची के मैथमेटिक्स के अंदर नंबर थे 82। नॉन मैथ्स की बच्ची थी, आरबीएससी की, और हिंदी मीडियम। बोलो। और इंग्लिश मीडियम से पहली बार में सीए फाउंडेशन क्रैक, और वो भी 320 नंबर के आसपास थे उसके। स्नेहा बजाज, बात करवा दूंगा, नंबर ले लेना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जुनूनी देखे नहीं है, जुनूनी बच्चे बहुत होते हैं। आप में कितना जुनून है वो डिपेंड करेगा, सही बता रहा हूँ मैं आपको। समझ में आ रही है? बाकी सब बहाने हैं जी, कि मेरी घर में पढ़ाई नहीं होती, मेरे घर में कमरा नहीं है, मम्मी ये चीज़ दिलाओ, पापा ये चीज़ दिलाओ। रोते रहो, रोते रहो। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो है उसी का ही मैक्सिमम यूटिलाइज करना है और रिजल्ट निकाल के देना है। सही बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि आप चीज़ों की डिमांड मत करो, या आपको जो चीज़ चाहिए वो आप लेकर मत आओ। बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको लेकर डिस्कशन मत करो फालतू का। नेगेटिव एनर्जी अपने आसपास क्रिएट मत करो। भाई मैं बताता हूँ ना, मेरे घर में, मैं जॉइंट फैमिली का बच्चा हूँ। ठीक है, जॉइंट परिवार में मैं पला बड़ा हूँ, और आज भी मैं जॉइंट परिवार में रहता हूँ। मेरी शादी भी हो गई, मेरे ही बच्चे हो गए हैं। ठीक है, हमारे पास रूम ही नहीं था यार पढ़ने के लिए। अभी हमारे घर में एक रूम एक्स्ट्रा नहीं है, एक रूम एक्स्ट्रा नहीं है, एक रूम। पर मोहब्बत है, प्यार है,
भाई मेरे पिताजी और 3 भाई हैं, साथ में रहते हैं, किचन भी एक ही है। किचन भी एक ही है। मेरे दादाजी गए हुए 11 साल हो जाएंगे अगस्त में। एक किचन है, रहते हैं मोहब्बत से। अब अलग अलग मकान बन गए। जैसे मेरा रेसिडेंस ऊपर हो गया, अब हो जाएगा, मतलब शिफ्ट हो जाऊंगा मैं। मेरे चाचा का पास आस पास में हो गया। अब हुआ है ना, कमरे थे ही नहीं हमारे पास, चौक में बैठ के पढ़ता था यार मैं। क्या बात कर रहे हो आप? चौक में बैठ के पढ़ता था। मेरी पता है ऐसी आदत है, तू गाना चला ले मेरे सामने, मैं पढ़ लूंगा, बोल। पता है क्यों? मैंने खुद को ट्रेन कर लिया वैसा। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। तुम बात करो, चिल्लाओ, मरो, जाओ लड़ो, मैं पढ़ लूंगा। समझ में आ रहा है? परिस्थितियां ट्रेन करवा देती है। तो अगर आपको लगता है आपको स्पेस नहीं है, ये नहीं है, सब छोटी बातें हैं। जगह की व्यवस्था, अब आजकल तो लाइब्रेरी आ गई किशनगढ़ में यार। सोचो कितने लकी हो तुम। क्या फैसिलिटी की कमी आ रही है किशनगढ़ में, बताओ आप मेरे को। क्या चीज नहीं है? साला एयरपोर्ट है। ये दूर से सिटी वाले जलते हैं अपने से यार। बोले तुम्हारे यहाँ स्टारबक्स है, सारी ब्रांड्स हैं, एयरपोर्ट है, यहाँ पे एविएशन स्कूल है, अपने यहाँ पे क्या नहीं है भाई? सब फैसिलिटी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जितनी मिल जाएगी उतनी कम लगेगी। जयपुर में भी यही होता है, बॉम्बे में भी यही होता है। बाकी टाइम पास करना है तो कहीं भी कर लोगे, और पढ़ना है तो कहीं भी पढ़ लोगे। सच कहते हैं घर वाले, मैं भी यही कहता हूँ। क्योंकि मैंने भी देखा है, पहले मैं रोता था बहुत ज्यादा। बाबा रूम नहीं है यार, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर मैं कभी है ना, मेरे कोई मतलब रिश्तेदार हैं एक दो वाली छोड़ के, उनके घर पे जाके पढ़ता था। पर वहां पे जाके मैं पढ़ता नहीं था, क्योंकि वहां पे मैं चल जाता था, घर वाले होते नहीं थे। तो फिर मैं सो जाता था। फिर मेरे अटेम्प्ट लग गए। काम चोरी करी मैंने। करी मैंने काम चोरी। टाइम पास किया मैंने। पर जब पास होने की बात आई ना, जिस अटेम्प्ट में मैं पास हुआ, उस अटेम्प्ट में मुझे उतनी ही मेहनत करनी पड़ी जितनी अगर मैं पहली बार में कर लेता ना, तो शायद मेरे 100 साल, 1 2 साल बच जाते। समझ में आ रहा है? जब तक आप आईसीए को जितने एफर्ट उसको चाहिए वो नहीं दोगे ना, तब तक वो आपको पास नहीं करेगा। अब तू चाहे पहली बार में दे ले भाई, चाहे दूसरी बार में, चाहे तीसरी बार में, तेरे को वो एफर्ट देने पड़े। सिंपल। उस लेवल पे जाना पड़ेगा जिस लेवल पे वो आपको जाने के लिए कह रहा है। या तो एक बार में समझ जाओगे, या 2 बार में, या 3 बार में। साल में 3 अटेम्प्ट देते रहना, देते रहो। कोई मना कौन करता है रे? कौन टोकता है? आपको ही नाड़ नीचे करके जाना पड़ेगा अपने रिलेटिव के सामने से। और एक साल पास हो जाएंगे तो कोई पूछेगा तो आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा, पूछ रहा है, हाँ हाँ पूछो ना बुआ क्या बोल रहे थे, हाँ क्या हुआ, रिजल्ट आया था, हाँ आया था ना, रैंक आई है। अच्छा हमारे वक्त फेल हो गया तो क्या करें बताओ? आप पढ़ना चाहिए था उसको। सही बता रहा हूँ। और फेल हो जाओगे और आपका दोस्त पास हो गया ना, आपको बहुत बुरा फील होगा। सही बता रहा हूँ। आप ही में से कुछ बच्चे होंगे जो रह जाएंगे, आप ही में से कुछ बच्चे होंगे जो पास हो जाएंगे। आप ही में से होगे। टीचर आपको वही पढ़ाएंगे, किताबें आपकी वही रहेगी। फिर फर्क कहाँ जाएगा बताओ? कहाँ जाएगा फर्क? हो सकता है आप में से ही, हो सकता है नहीं, मतलब पूरी मेहनत करेंगे, रैंक आ जाएगा, किसी के 200 नहीं आ रहे हैं। कहाँ आ जाएगा फर्क? मेहनत में फर्क आ जाएगा, डेडिकेशन में फर्क आ जाएगा, परसिवरेंस में फर्क आ जाएगा, डिसिप्लिन में फर्क आ जाएगा। ठीक है? खुद के गोल्स के प्रति कमिटमेंट में फर्क आ जाएगा। तो रिजल्ट खराब हो जाएगा। और अगर आपने अल्टीमेटली वो कमिटमेंट दे दिया ना, रिजल्ट आएगा यार। कोई तिगड़म चीज नहीं है, मैंने कर दी तुम भी कर लोगे। मैं कोई बहुत पढ़ने वाला नहीं था यार। ज़्यादा परसेंटेज नहीं थी मेरी 11th में, 9th में। मैं सिक्स सिक्स सेवन्थ एट क्लास में तो मैं 65% वाला बच्चा रहा हूँ। 6 7 8 क्लास, 9 क्लास, 10 में मेरे 80% है, वो भी सीजीपीए आती थी ना, सीजीपीए। सीजीपीए हमारी तो 8.0 सीजीपीए, परसेंटेज लगभग 75% होगी। मैं बता रहा हूँ। 11 में 67 68%। क्या है? 12th में एक मैडम ने छेड़ दिया मेरे को। बोले तुम अपनी स्कूल के हेड बॉय हो, तुम पढ़ते पढ़ते नहीं हो, तुम्हारे से नंबर आते नहीं है। मैं कहा मैडम आ जाएंगे बोर्ड्स में। बोले नहीं नहीं आ नहीं सकते। मैंने कहा, मैम बोली कितने ले आएगा? मैं कहा 90 ले आऊंगा। अब मेरे परसेंट 65 पड़ा बच्चा, मैं हेड बॉय था मैं स्कूल में। बोले चैलेंज ला नहीं सकता। मैं कहा ठीक है। अब मैं भी बोल के भूल गया, वो भी भूल गई। फिर लास्ट में क्या हुआ, जब होता है ना अपने प्री बोर्ड्स आते हैं, दिसंबर की बात आती है, जब एग्जाम में 1 1.5 महीना बचता है, तब वो मैम फिर दिख गई मेरे को। फिर छेड़ दिया उन्होंने। फिर मेरा दिमाग खराब हो गया यार। अच्छा, मेरे को चैलेंज। फिर मैं पढ़ दिया यार। 89.4% आए, पर मेरे लिए वो 90 है, क्योंकि मेरे इंग्लिश में बहुत कम आए थे वहाँ। तो वहां से मेरे को मोटिवेशन आया, अब तो साला क्या है, कर देंगे यार। सही बता रहा हूँ, तुम भी कर सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है। आपको बस मेहनत करनी है सही डायरेक्शन के अंदर। कोई डाउट आ रहा है आप टीचर से पूछो, आपके पास टीचर्स हैं। हमने किया है वो, तो हम बताएंगे कैसे करना है। मेहनत तो वही है, आज भी आग उतनी लगानी है।
15-15 घंटे पढ़ के भी बहुत मजा आता है। मतलब आप में पागलपन उस दिन आ जाएगा जिस दिन आपको ऐसा लगने लग जाए ना कि यार भगवान ने सिर्फ 24 घंटे क्यों दिए रे यार। आपको ये लगना लग जाए ना कि 24 घंटे कम पढ़ रहे हैं, उस दिन आप मान लेना पागल हो चुके हो आप। अब आपको कोई रोक सकता नहीं है। उस लेवल पे चल जाना आप। और मैं नहीं कह रहा थ्रू आउट 5 मंथ्स आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा, जब लास्ट का 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना बचेगा ना प्रिपरेशन का, तब की कह रहा हूँ मैं आपको। ड्यूरिंग दी कोचिंग तो क्या करना पड़ेगा आपको कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, जो भी आपको होमवर्क दिया वो शाम को जाके आपको रिवीजन करना है, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपको सेल्फ 2-3 घंटे देने हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम बचेगा भी नहीं, क्योंकि आप 3:30 साढ़े 3 4 बजे तो घर से यहाँ से जाओगे घर पे, फिर थोड़ा बहुत रिलैक्स करोगे। हाँ जाओगे, मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ ना, गोल है तो फिर गोल है। ऐसे तो ही नहीं कि आप आपसे यहाँ पे मैं एडमिशन लेके आपसे पैसे लेके रिजल्ट नहीं दूंगा, मैं तो जान लगाऊंगा अपनी। आप भी लगा देना, रिजल्ट आ जाएगा। इतनी कहानी है। तो 4 बजे, साढ़े 4 5 बजे आप मान लो पहुंचोगे, रिलैक्स करोगे, उसके बाद 2-3 घंटे पढ़ सकते हो। फिर आपको अगले दिन अगली सुबह वापस आना है। और आपको ये काम करना है 6 दिन। फिर 7वें दिन संडे को टेस्ट देने आना है, ठीक है। तो अगर आपके कोई कमिटमेंट्स हो ना घर में, कोई शादी वादी हो, तो आप, ठीक है शादी में तो कुछ कर नहीं सकते, घर में है तो कोई 4-5 दिन की डिस्टर्बेंस है, बट आपको लगता है ना कि यार ऐसी कोई कमिटमेंट है जो मतलब मैं तोड़ सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, मैं नहीं जाऊँ तो भी चलेगा। भाई अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मेरा भाई तो फिर भी लेगा ही लेगा, वो कौन सा रुक जाएगा मेरे लिए। तो अगर लगता है आपको तो आप अवॉइड कर देना, सही बता रहा हूँ। समझ में आ रही है, क्योंकि आपके लिए वो अटेम्प्ट वापस नहीं आएगा, और एक अटेम्प्ट आप बिफरे ना, आप ये मांगे चलना, आपका मोमेंटम खराब हो जाएगा लाइफ में। लोगों को लगता है क्या है अगला दे देंगे, अरे क्या दे देंगे, क्यों दे देंगे अगला भाई। 4 महीने तो मेरी जिंदगी के लिए पड़े। तुम्हारे क्या बिगड़ गया, तुम्हारा तो आगे लुगाई घर में। मतलब तेरी तो शादी हो गई भाई, मेरे को क्या मिल रहा है यार, मेरे को पढ़ने दे भाई। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा सेल्फिश जरूरी है ना लाइफ में। खुद के गोल्स को देख कर सेल्फिश होना गलत क्या है यार। तो बनो ना सेल्फिश, क्या हो गया। मैं नहीं कह रहा बच्चों को बताओ मत, अपने दोस्तों को हेल्प मत करो, मैं वो वाले सेल्फिश बनने के लिए नहीं कह रहा। मैं आपको बोल रहा हूँ अपने गोल्स के प्रति सेल्फिश हो जाओ, ताकि आपको कभी सुनना नहीं पड़े, झुकना नहीं पड़े। समझ में आ रही है बातचीत, समझ में आई। थोड़ी लगी, आग लगी क्या अंदर, सीने में लग रही क्या। और रोज लगेगी, मेरे साथ रहोगे ना, आग लगा दूंगा रोज। रोज 2-3 घंटे का मोटिवेशन तो देके जाऊंगा, मतलब पढ़ लोगे इससे आप 2-3 घंटे। पर थोड़ी सी आग खुद भी लगा लेना, क्योंकि मोटिवेशन 1-2 घंटे रहता है, इंस्पिरेशन अंदर से अगर आ गई ना, तो वो लॉन्ग टर्म चलती है। तो यू शुड बी इंस्पायर्ड बाई योर सेल्फ, इंस्पायर्ड बाई योर ड्रीम, नॉट मोटिवेटेड बाय समबडीज स्पीच। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1-2 घंटे मोटिवेटेड रह लोगे उससे क्या हो जाएगा। आपको ये ढूंढना है मेरे को करना क्यों है, मुझे क्यों करना है, मेरे को जरूरत है तो क्यों है, मेरे को करना जरूरी क्यों है, मैं नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। सोचो मैं कैसे जीऊंगा। मैं छोटी जिंदगी जीना नहीं चाहता, मैं छोटी गाड़ी में घूमना नहीं चाहता, मैं छोटे घर में रहना नहीं चाहता। आप ऐसे सोचो, तो अपने आप मोटिवेशन आग आग लगेगी सीने में आपके। आपको लगेगा नहीं यार करके दिखाना साला, मैं टाइम भी खराब क्यों करूँ। जब मैं 22 साल में बन सकता हूँ 22 में बनूंगा ना, मैं 23 में क्यों बनूँ, 24 में क्यों बनूँ। समझ में आ रही है। लेट मत करना, टाइम पे बन जाना, निकल जाना। टाइम से जो चीज़ हो जाती है उसका मजा अलग होता है, और जो टाइम के बाद है उसमें क्या आनंद भाई, है कि नहीं। मौज मस्ती की उम्र में मौज मस्ती नहीं करेंगे तो कब करेंगे भाई। पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई नहीं करेंगे तो कब करेंगे। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। तो बैलेंस बनाओ, आग लगाओ, मोटिवेशन बनाओ, रूटीन मैं बना दूंगा। 2-4 दिन 5 दिन आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, अब आ जाएगा जोश। और कोई भी दिक्कत आएगी कॉन्सेप्ट में, तो अकाउंटेंसी का तो वादा मैं पर्सनली दे ही रहा हूँ, और बाकी लॉ, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, एलआर, स्टैटिस्टिक्स का भी वादा मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ सीएमबी क्लासेस का। ठीक है, कि आपको यहाँ से कोई तकलीफ नहीं आएगी, तकलीफ आएगी तो सॉर्ट कर दी जाएगी। पर अगर आपको शर्म आती है पूछने में, तो पहली बात शर्म छोड़ दो। आप अपने डाउट्स क्लास में पूछना, नहीं पूछ सकते हो, आपको लगता है मैं तो बोल ही नहीं पाता हूँ जी, मैं तो बताना खुद को चाहता ही नहीं हूँ जी, तो आप बाहर आके पूछ लो। पर पूछ लेना, या शाम को आके पूछ लो, पर पूछ लेना। समझ में आ गई। डाउट में जीना मत। श्योर, पक्का। सही लगी स्पीच, मज़ा आ गया। चलो, तो कल मिलेंगे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।